दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, अगर आप भी जो है पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है। पार्ट ए जो है सभी के लिए कंपलसरी है और पार्ट बी और सी क्या है आपके ऑप्शनल है। तो हमारे चैनल पे आपको पार्ट ए और पार्ट बी के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर अप किया था, सेंट्रियोल तक हम कवर अप कर चुके थे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी आपके कंटेंट बना दिया गया है, जो भी वीडियो आपके कंप्लीट हो गई है, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही जो भी आपके टॉपिक कवर अप हो चुके हैं उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी टेलीग्राम चैनल पे करवाई जाती है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। बिना किसी देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईआर भी बोलते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये क्या होता है आपके मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली युक्त ये क्या है, कोशिकांग है। इसकी जो डिस्कवरी की आपके केथ आर पॉटर ने की 1945 में। अब इसको तोड़े अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ठीक है, यानी अंदर। प्लाज्मिक मीन्स होता है साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क। यानी ये क्या है आपके नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल एंड फ्लैटेंड सैक्स। अब सैक्स मीन्स होता है थैली, फ्लैटेंड माने चपटा, ट्यूब्यूल माने ट्यूब, नली लाइक। तो पूरा एक जाल बिछा हुआ होता है आपके ट्यूब और फ्लैटेंड सैक्स का। ठीक है, और ये सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और ये किससे कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली, न्यूक्लियर एनवलप, यानी न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे क्या रहता है, डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की जो कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं। और इसी मेम्ब्रेन से आपके कनेक्टेड है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे आपको जो है ये जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और यहाँ पर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साइड में जो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नलिका लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेन है, स्मूथ है, इसको बोलते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर पाए जाते हैं। रफ मतलब रफ खुरदुरा सा, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ होता है, यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यहीं पर आप देख सकते हैं ये सिस्टर्नी हो गए और इनके बीच में ल्यूमन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अंदर से क्या होता है, ल्यूमन वाला स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम ल्यूमन। तो ये इसका क्या हो गया, आपका डायग्राम हो गया। अब ये मैंने क्या बताया कि ये क्या रहता है आपके कनेक्टेड रहता है न्यूक्लियर एनवलप, या फिर इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसका रोल क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और वो भी कहाँ पर होगी, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बनती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ओवरऑल अगर हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, लिपिड सिंथेसिस में होता है। फिर ये आपके इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, यानी कोशिका के अंदर अगर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना है, परिवहन करवाना है, तो ये भी इसका काम है। और डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन माने टॉक्सिन्स को रिमूव करना, प्योरीफाई करना। ठीक है, ये इसका ओवरऑल फंक्शन हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में मैंने बोला सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी मतलब फ्लैट लाइक थैलीनुमा क्या होता है, ये आपका फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स होता है, यानी चपटा, फ्लैट माने चपटा हो गया, सैक माने थैली, और मेम्ब्रेन यानी झिल्ली युक्त। ठीक है, ट्यूब्यूल माने ट्यूब लाइक, नली लाइक। ठीक है, और तीसरा होता है वेसिकल्स। वेसिकल्स कैसे होते हैं आपके स्मॉल राउंडेड सैक्स, यानी छोटी गोल थैलियाँ। तो ये आपके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। साथ ही साथ
यहाँ पर आपके लिपिड बाइलेयर भी होती है, यानी झिल्ली होती है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन की। और यहाँ पर इंटरनल जो खाली स्थान होता है, बीच में इंटरनल स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं आपके ल्यूमेन, जो कि आपके अंदर का भाग होता है। जो बीच में जो खाली स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे। और ये कंटिन्यू रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ईआर। तो टाइप्स ऑफ ईआर कितने प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? 2 प्रकार का। एक है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या अटैच रहता है, राइबोसोम, और ये रफ अपीयर होता है। स्मूथ मतलब स्मूथ अपीयरेंस है, और यहाँ पर कोई भी आपके राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। तो ये किसका बना होता है, फ्लैटन सिस्टर्न, यानी चपटी जो सिस्टर्न होती है इससे बना हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास उससे जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, लाइसोसोम के बनाने में भी ये मदद करते हैं। प्रोटीन की फोल्डिंग, जब आपकी प्रोटीन बन जाती है तो उस प्रोटीन में फोल्डिंग की जाती है, उसको फोल्ड किया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये तो ये पैनक्रियाटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियास, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ आपके लीवर सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा सेल में ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, लीवर सेल में ये सीरम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये फिब्रोब्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ये कोलेजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये इन जगहों पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे पार्ट करता है। तो सबसे पहले राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। फिर ये प्रोटीन जो है एंटर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, यानी जो बीच वाला भाग है वहाँ पर वो एंटर करते हैं। वहाँ पे उसको फोल्ड किया जाता है, करेक्टली फोल्ड किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, फिर उसको वेसिकल के अंदर डाल करके कहाँ तक पहुँचाया जाता है, गोल्जी अपैरेटस तक पहुँचाया जाता है। ये एक ओवरऑल फंक्शन है, ठीक है। अब प्रोटीन, ये किस तरीके की प्रोटीन बनती है, सीक्रेटरी प्रोटीन, जिनको सीक्रेट किया जाता है, जैसे कि आपके इंसुलिन हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गया, एंजाइम हो गया, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि आपके मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रोटीन होती है, या फिर चैनल प्रोटीन, ये भी ये बनाता है। कुछ लाइसोसोमल प्रोटीन भी बनाता है। लाइसोसोम में क्या होता है, आत्मघात की थैली बोलते हैं ना उसको, तो वहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। और कुछ यहीं पर रहने वाली प्रोटीन्स को भी, जिसको रेजिडेंट प्रोटीन बोलते हैं, वो भी ये बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म वाली प्रोटीन रहते हैं वो यहाँ पर नहीं बनाई जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी प्रोटीन बनती है और कौन सी नहीं बनती है। तो जो साइटोप्लाज्म वाली प्रोटीन रहती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस एनवेलप यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन हो गई, इससे अटैच रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्टैक्ड रहता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, एसईआर भी अटैच रहता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी आपका राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, गोल्जी में जाएगा। इसके बाद इससे गोल्जी अटैच रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब मैं एक जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका क्या होता है, ग्रुप होता है, आपस में मिलकर ये क्या करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई भी प्रोटीन हो गया, उसको सिंथेसाइज करेंगे, फिर उसको मॉडिफाइड करेंगे, फिर उसको पैक करके उसको भेजेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारा काम करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो भी शामिल आपके ऑर्गेनल्स हैं। इसको ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग होती है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स में शामिल होते हैं, तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें इसके अंदर आता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स यानी छेद होते हैं। और उस छेद से क्या होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो
डीएनए की प्रेजेंस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है, और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है एमआरएनए के फॉर्म में, ठीक है। फिर वो जो एमआरएनए होता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम पढ़ रहे हैं एसईआर और आरईआर। तो आरईआर का काम होता है प्रोटीन बनाने का, एसईआर का काम होता है लिपिड बनाने का। फिर इसमें आ जाता है गोल्जी अपैरेटस, इसका मेनली काम होता है पैकेजिंग करना और सॉर्टिंग करना। जो भी आपके मटेरियल रिसीव होते हैं, जो भी पदार्थ आपके ग्रहण किए जाते हैं कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, फिर उसको आगे की तरफ भेज देता है। फिर आता है आपके लाइसोसोम, इसका काम होता है कोई भी चीज़ गड़बड़ी हो गई तो उसको रिसाइकिल करना, यानी यहाँ पर उसका काम क्या होता है, तोड़ फोड़ करना, इसलिए उसको आत्मघात की टहली भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, जनरली 4.5 से लेकर के 5 इसका क्या होता है पीएच, जो कि आपके एसिडिक होता है। और इसमें आ जाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का जो जनरली काम होता है स्टोर, कोई भी चीज़ आपके किसी भी चीज़ को या मटेरियल को आपको स्टोर करके रखना है। प्लांट में ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, लार्ज साइज़ का पाया जाता है, और एनिमल सेल में छोटा छोटा पाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है वेसिकल्स। वेसिकल्स का काम होता है डिलीवरी, जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं वैसे डिलीवरी वेसिकल्स भी होते हैं। ये भी क्या होता है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड पैकेट्स होते हैं, और ट्रांसपोर्ट इसके अंदर जो भी मटेरियल है इसके अंदर जाएगा और आगे की तरफ इसको भेजा जाएगा अदर डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ईआर से यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी गोल्जी की तरफ सामान को भेजना है, वेसिकल्स को भेजना है, तो कौन सी वेसिकल का यूज़ किया जाता है, कॉप2। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ईआर से गोल्जी की तरफ आपको मटेरियल को भेजना है तो मटेरियल को किसके अंदर भेजेंगे, वेसिकल्स के अंदर भेजेंगे, और कौन सा वेसिकल इसमें यूज़ होता है, कॉप2, ठीक है। और कुछ सामान अगर एंडोप्लाज्मिक गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वापस भेजना है ऊपर की साइड, तो तब कौन सी वेसिकल का यूज़ होता है, कॉप1, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस है, ठीक है, डीएनए, ठीक है, सीईओ बोल सकते हैं कंपनी का। यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट क्या होना, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर उसको क्या किया जाता है, आपके ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है किसमें, एमआरएनए में। एमआरएनए कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ पे आ जाता है, आपके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब की प्रोटीन होगी उसको कॉप2 वेसिकल के माध्यम से गोल्जी अपैरेटस तक भेजा जाता है, ठीक है। वहाँ पे प्रोटीन की क्या होगी, उसमें मॉडिफिकेशन डाला जाएगा, उसकी सॉर्टिंग होगी, उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाता है। फिर ये गोल्जी अपैरेटस से या तो ये लाइसोसोम में जाएगा, ठीक है, अगर इसको डाइजेस्ट होना है, या फिर ये वैक्यूल यानी स्टोर कर दिया जाएगा उसको, या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा बाहर की तरफ सीक्रेट करने के लिए। तो ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और अगर गोल्जी अपैरेटस से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा भेजना है ऊपर की साइड को, तो कॉप1 का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन को क्या किया जाता है, या फिर कोई भी मटेरियल को क्या किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, और आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट हाँ एक और था आपके सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी आपके एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पर ये सबसे बाहरी वाली बाउंड्री होती है। यहाँ पर जो भी आपके गोल्जी अपैरेटस से जो भी वेसिकल्स होगी इसमें फ्यूज हो जाएगी, ठीक है, और बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएगी। वहाँ से उसको जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाएगा, ठीक है। तो सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। कौन कौन से, न्यूक्लियर एनवलप है, ईआर है, गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, वेसिकल्स है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। को जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसको ध्यान से देखना, और इसके फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बता रही हूँ, क्रिस्प बता रही हूँ, और शायद इससे आपका जितना भी एंटायर टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है एमआरएनए के फॉर्म पे। एमआरएनए कहाँ पे आ जाता है, आपके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब इस एमआरएनए को कौन पकड़ता है, आपके राइबोसोम, जो कि आपके ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में है। उसने एमआरएनए से बाइंड किया और फिर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। जब आपके डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आपके एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपके ट्रांसलेशन। अब जब प्रोटीन बनी तो अगर इसमें सिग्नल सीक्वेंसेस हैं,
सिग्नल सीक्वेंसेस मतलब एक एड्रेस की तरह कोई अगर टैग जुड़ गया कि इसको कहाँ भेजना है, अगर ये जुड़ गया तो ये एड्रेस, ये जो सिग्नल सीक्वेंस है कहीं के लिए भी हो सकता है, लाइसोसोम के लिए हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हो सकता है, कहीं के लिए भी हो सकता है। अगर इसमें सिग्नल सीक्वेंसेस बना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके एक एसआरपी इससे बाइंड करता है। एसआरपी क्या होता है? एक सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने वाला पार्टिकल, ठीक है। अगर इसमें सिग्नल सीक्वेंसेस बना तो इसमें क्या बाइंड करेगा? एसआरपी बाइंड करेगा। अगर नहीं बना तो वो जो प्रोटीन है वहीं पर साइटोप्लाज्म में रहेगी, ठीक है, और अदर चीज़ें बनाएगी, अदर प्रोटीन्स बनाएंगी। बट अगर इसमें सिग्नल सीक्वेंस आ गया है तो फिर क्या होता है? एसआरपी उस पर बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ही एसआरपी उस पर बाइंड करेगा तो ये क्या करता है? राइबोसोम वाले सारे कॉम्प्लेक्स को, यानी राइबोसोम तो अपना प्रोटीन बना रहा था, तो ये राइबोसोम कॉम्प्लेक्स में जिसमें कि एमआरएनए और जो भी प्रोटीन बन रही थी उसको लेके कहाँ चला जाएगा? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे, और उस दौरान जो है कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो जब एसआरपी जो है सिग्नल सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करता है तो उसको, और साथ में जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स है उसको लेके कहाँ पर पहुंच जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ पे ढूंढता है रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, ये ढूंढता है एसआरपी रिसेप्टर को, यानी रिसेप्टर मतलब रिसीव करेगा जहाँ पर कि एसआरपी बाइंड करेगा। जैसे इसको मिल जाएगा ये जो है अलग हो जाएगा एसआरपी, और फिर जो राइबोसोम है वो बाइंड करेगा, एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन पर एक चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस चैनल को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकोन। तो राइबोसोम फिर बाइंड करेगा ट्रांसलोकोन के साथ, अटैच होता है। इसका एक एग्जांपल है SEC61, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर पूछा जाए डिटेल में तो आप बता सकते हैं कि SEC61 क्या है? ट्रांसलोकोन है, जो कि आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? एक चैनल है। तो यहाँ पे आपके राइबोसोम बाइंड करता है, फिर आपके जो है जब आपकी पूरा प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपकी जो फर्दर प्रोटीन बनने की सिंथेसिस होती है, यानी ट्रांसलेशन आपकी फिर से स्टार्ट हो जाता है, और जो भी प्रोटीन आपकी बनेगी वो उस चैनल, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकोन, उसके माध्यम से अंदर ल्यूमेन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ठीक है। वहाँ पर वो आने लग जाती है। जैसे ही वो प्रोटीन वहाँ पर आई, फिर जो भी आपका सिग्नल सीक्वेंसेस था ना उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ पेप्टिडेजेस होते हैं वो क्या करते हैं? उस सिग्नल को कट कर देते हैं। अब जैसे ही जितना भी बचा हुआ पोर्शन है, जो भी नेसेंट प्रोटीन, नेसेंट मतलब जो नई नई बेबी प्रोटीन बोल सकते हैं, वो बना, उसके साथ कुछ चैपरोन्स ऐड कर जाते हैं। ये चैपरोन क्या करते हैं? उस प्रोटीन को पहले तो वेट करेंगे कि सारी की सारी जो भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। प्रोटीन को क्या करेंगे? जब तक पूरी प्रोटीन अंदर आती है तब तक वो वेट करता है, उससे बाइंड करता है। जैसे ही पूरी प्रोटीन आपके अंदर आ गई फिर उसको फोल्ड करने लग जाता है, ठीक है। फोल्डिंग में उसकी मदद करते हैं। अब जैसे ही फोल्डिंग हो जाएगी उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन माने इसमें बहुत सारी शुगर की चेन ऐड होती है। मोस्टली आपके जो